हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले ये आप ऑलरेडी देख चुके होंगे थंबनेल में कि हम आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं ये वीडियो किस किस के काम का होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये उनके काम का होने वाला है जो अपनी ट्रेनिंग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके इंटरव्यू में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड। ये पक्का पूछा जाता है, अगर आप पीसीएस फर्म में जाओगे तब भी पूछेंगे आपसे, अगर आप कंपनी में जाओगे तब भी आपसे इसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, चलो पहली चीज़ कैटेगरी ये हो गई। सेकंड कैटेगरी ये हो गई कि आप प्रैक्टिकली अभी आपने ऑफिस ज्वाइन किया है, अभी एनुअल फाइलिंग का टाइम आने वाला है या फिर आ चुका है, आपके यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपके ऑफिस में स्टार्ट हो उससे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, आपको पहले ही थोड़ा बेसिक आइडिया होगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। चलो मैं आपको सेकंड कैटेगरी बता दी। थर्ड कैटेगरी जो भी प्रैक्टिकली किसी और जैसे जीएसटी में काम करते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं और कंपनीज उनके पास है। ठीक है, तो उन्हें एक बार को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एनुअल फाइलिंग कंपनीज की कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट किन के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जीक्यूटिव में हो या फिर प्रोफेशनल में हो। उन्होंने थ्योरी तो बहुत पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिकली वो आज देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्म्स वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट। चलो सबसे पहली चीज़ एनुअल फाइलिंग में मेनली क्या होता है। मेनली देखना, एनुअल फाइलिंग के मेन जो फॉर्म्स है वो आपके AOC 4 और MGT 7। देखो जैसे ये आपके यहाँ पे मैंने, रुको देखो भाई, मैंने ना फर्स्ट टाइम पेन टाइम लिया है तो मेरे को चलाना नहीं आएगा थोड़ा सा, और मेरी राइटिंग भी ख़राब आएगी, आप इसको थोड़ा माइंड मत करना। देखो जैसे कि हमारे जो दो फॉर्म है मेन, कहाँ गए यार, ये बड़ी दिक्कत होगी चलाने में। ये आ गया। एक तो AOC 4 ये हमारा मेन फॉर्म है। ठीक है, और देखो AOC 4 में आप देख रहे हो OPC के लिए अलग टाइमलाइंस है, नॉर्मल AOC 4 अलग है, XBRL अलग है, CFS अलग है। ठीक है, और NBFC के लिए अलग है, इंडस इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है जो NBFCs है। MGT 7 दो ही तरह के, MGT 7 और MGT 7A। आपने थ्योरेटिकली बड़ा पढ़ा होगा कि ये आपको, मुझे पता है आपको पता है AOC 4 क्या होता है। इसमें हमारे फाइनेंशियल्स जाते हैं ROC को, ये ROC की कंप्लाइंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। MGT 7 इसमें एनुअल रिटर्न जाती है, ये भी अपनी ROC को जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि ये इन सब के लिए क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं OPC का आपको पता है कि 1 पर्सन कंपनी होती है, 1 पर्सन है कंपनी के अंदर, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेक होल्डर का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगा होता, अकेले बंदे की कंपनी है बस, और उसी को उसे डिटेल चाहिए होती है। तो जब जैसे ही वो अपनी AGM कर ले उसके 180 डेज़ के अंदर उसको AOC 4 अपना फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप हो गया अकेला बंदा है AGM करेगा, भाई करनी तो पड़ेगी ना। जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं वो AGM के लेने के जो डिसीजंस होते हैं वो तो लेगा ही ना। ठीक है, तो 180 डेज़ इसकी लिमिट याद रखना कि 180 डेज़ में AOC 4 OPC का जाता है। ठीक है, चलो और बाकी AOC 4 आपका XBRL वाला, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, CFS वाला हो या फिर NBFC से रिलेटेड हो, इनको आपको विद इन 30 डेज ऑफ AGM फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कलर कोई और सा है क्या? रेड कलर अच्छा लगेगा ना, तो देखता हूँ है क्या। पिंक कलर ये है रेड कलर, देखते हैं चलेगा भी नहीं। चल गया, सही लग रहा है। ठीक है, देखो AOC 4 जो नॉर्मल कंपनीज होती है उन सबका AOC 4 जाएगा। ठीक है, जितनी भी आपकी नॉर्मल कंपनीज है उनका AOC 4 जाएगा। ठीक है, XBRL किसका जाता है ये आपने पढ़ा होगा वैसे प्रोविजन, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि XBRL किसका जाता है। एक तो सब लिस्टेड कंपनीज का XBRL जाता है, जो आपकी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो XBRL फॉर्मेट में अपने AOC 4 सबमिट करती है, प्लस जो उनकी सब्सिडरीज है, जो भी उनकी सब्सिडरीज हैं इंडिया में उनका, जो फॉरेन में उनकी बात नहीं करें, जो इंडियन सब्सिडरी है। ठीक है भाई, यहाँ पे इंडियन लिख देता हूँ मैं, मेरी राइटिंग अभी खराब आएगी, मैं फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे, आप समझ लेना। ठीक है, फिर और किसके लिए मैंडेटरी है, और मैंडेटरी है भैया जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, इन सबको अपना AOC 4 XBRL फॉर्मेट में
सबमिट करना मैंडेटरी है। आप कहोगे कि एक्सपेयर फॉर्मेट क्या होता है या फिर वो कैसे होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कि इसमें कवर करना उसको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो फॉर्मेट क्या है। चलिए, अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तभी दिखाऊंगा। CFS आपको पता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनकी सब्सिडरीज वगैरह होती है, जिनको स्टैंड लोन भी बनानी होती है, कंसोलिडेटेड भी बनानी होती है। आपने अपना एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा होल्डिंग सब्सिडरी वाला टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग जिसको अपने फाइनेंशियल्स ROC को सबमिट करने होते हैं, वो AOC4 CFS के थ्रू फॉर्म के अंदर डिटेल्स डाल के वो फिल करेंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है MGT7 की। MGT7 क्या? एनुअल रिटर्न। ठीक है, MGT7A ये आपकी होती है OPC एंड स्मॉल कंपनीज के लिए। ठीक है, अब एनुअल रिटर्न में बताऊंगा इसकी क्या क्या अटैचमेंट होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। AOC4 में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हम क्या क्या ROC को डिटेल्स देते हैं। ADT1 क्या होता है? अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होती है विदिन 30 डेज आपका जो BR है उसमें आपको ADT1 फाइल करना होता है ROC को। ठीक है, ये भी चलो आपको पता हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसे ही आप MCA की वेबसाइट पे जाओगे, ये फॉर्म डाउनलोड करोगे, आप इसका भी मुझे कमेंट में बताना अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करने नहीं आते वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। है, अब मैं अभी ये मान के चलूँ कि आपको आते हैं फॉर्म डाउनलोड करना। ठीक है, तो हर फॉर्म के अंदर एक हेल्प किट होती है जिसको आप पढ़ के ईजिली फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट मैंने इसी वजह से लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हम कैसे फाइल कर लेंगे स्टार्टिंग में। भाई हेल्प किट में ना इतना कुछ लिखा होता है, आपने कभी एक प्रोविज़न भी नहीं पढ़ा, उसमें प्रोविजंस भी होते हैं सारे। ठीक है, चलो अगर आप ड्यू डेट से लेट फाइल करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ये तो ऑब्वियस बात है यार, है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ PCS के आपके DSC लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है जो सर्टिफिकेशन कराना होता है फॉर्म्स का, वो PCS के थ्रू ही होगा। ठीक है, AOC4 का, MGT7। ठीक है भाई, चलो देखिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें ये टाइप करने में, ये लिखने में। ये देखो, ये अब दिखाता हूँ। देखो फॉर्म AOC4 ऐसा होता है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो दिखाऊंगा मैं डाउनलोड करके। ठीक है, इसके अंदर अटैचमेंट क्या क्या होती है आप ये देख लो। ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम ROC को क्या क्या डिटेल्स भेज रहे हैं AOC4 के थ्रू। तो बैलेंस शीट आपके फाइनेंशियल्स का पार्ट है, बैलेंस शीट विद नोट्स, प्रॉफिट एंड लॉस विद नोट्स, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, CSR पॉलिसी इफ एनी। अगर कोई CSR आपके ऊपर पॉलिसी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी AOC4 के साथ ही, जबकि वो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होती है, लेकिन फिर भी आपको अलग से भी इसको यहाँ पर अटैचमेंट लगानी होगी। अब बात कर लेते हैं MGT7 है। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए होता है, देखो हर फॉर्म के ऊपर ना क्या किस सेक्शन में आप लिख रहे हो वो भी लिखा होता है। देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 92 सब रूल 1 रूल 11, मतलब अलग से आपको अगर एक बार को नहीं भी पता ना प्रोविजन, आप यहाँ से पढ़ के सीख लोगे इसे। ठीक है, और ये किसके लिए? एनुअल रिटर्न फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनीज। ठीक है, डन। चलो ये MGT7 की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन जो करता है वो डायरेक्टर करता है अपने DSC अटैच करके। ठीक है, इसमें अटैचमेंट ऑप्शनल है, अब मैंडेटरी नहीं है, लगाना चाहे लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं MGT7 की। MGT7 में आपको बताया एनुअल रिटर्न होती है। अब आप इसमें देखोगे क्या क्या होता है। हम फाइनेंशियल दे चुके हैं AOC4 के थ्रू, बाकी अब इसमें क्या बचा देने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या देना होगा। लिस्ट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर की लिस्ट, आपकी ऑन द डेट कितने शेयर होल्डर है, क्या क्या नाम है, कितनी शेयर होल्डिंग है, वो सब कुछ आपको देना होगा MGT7 की अटैचमेंट में, जो कि मैंडेटरी है। अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजेंट, अगर आप ड्यू डेट एजेंट 30 सितंबर थी, अभी एक्सटेंशन आ चुका है, उसका भी लेटर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं भी आता और आपने JNL1 फाइल पे, मैं आगे आपको बताऊंगा JNL1 क्या होता है, वो फाइल करके अगर आपको एक्सटेंशन मिली है तो उसका अप्रूवल लेटर आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, MGT8 जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उनको मैंडेटरी अटैचमेंट है, आपको MGT7 में MGT8 अटैच करना पड़ेगा, जो कि सर्टिफिकेशन होता है PCS का। ठीक है, मैं एप्लीकेबल कंपनीज आपको पता होगा कहाँ पे होती है, क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्रोविजन डिस्कशन नहीं हो रहा, अभी आपका डिस्कशन हो रहा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ AGM की एक्सटेंशन। आपको पता है कि हमें विदिन 6 मंथ्स आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से
यानी कि आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल एंड होता है, तो 30 सितंबर तक सबको अपनी एजेंट करानी होती है। लेकिन आपको एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आप आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर देते हो जेन्युइन रीज़न देकर, ठीक है। एनी स्पेशल रीज़न, स्पेशल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, देखो हम मैक्सिमम कितनी एक्सटेंड करवा सकते हैं, और मैं ये फर्स्ट एजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट एजेंट में अच्छा खासा टाइम मिलता है, 15 महीने इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। मैं यार हाँ यार ये मज़े नहीं आता, ये आ गया। देखो मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकती है, ठीक है, अदर देन फर्स्ट एजेंट। फर्स्ट एजेंट मैं आपको बता चुका, फर्स्ट एजेंट में नहीं के लिए नहीं है ये, बाकी सब के लिए 3 मंथ्स हो सकती है। स्पेशल रीज़न आपका क्या क्या हो सकता है वो देखिए आप, क्या क्या स्पेशल रीज़न हो सकता है। स्पेशल रीज़न में आपकी क्या क्या आएगा, नॉन रेडीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रेडी नहीं है, डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर रेडी नहीं है, आपका मर्जर चल रहा है, या फिर फाइनेंशियल्स आपके अनसाइन रखे हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी करके आपका कोई स्पेशल रीज़न है तो आप GNL1 फाइल करके 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हो एजीएम की, ठीक है। उसके लिए आपको एक पहली बात तो BR पास करना पड़ेगा, जिसका मैं आपको फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर दे चुका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको इस तरह की अगर आपको BR टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको इसकी नीड हुई तो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। एनुअल फाइलिंग फॉर LLP के लिए क्या होता है, LLP के लिए वाला प्रोसीजर नहीं था जो अभी तक होता, उनके लिए सिर्फ 2 फॉर्म्स है, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। फॉर्म 8 में आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी, जो कि आपको 6 महीने में फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 11 आपकी एनुअल रिटर्न है, जो कि 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको सबमिट करना पड़ेगा। मैं आपको नीचे इसका फॉर्मेट भी दे चुका। चलो आगे बढ़ते। एडिशनल फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ LLP, अगर LLP डिले फाइल करती है फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8 तो 100 रुपये पर डे की उनके ऊपर पेनल्टी है, ठीक है। चलो, और नॉन कंप्लाइंस, अगर ये आपके MGT 4, ये आपकी MGT 7 की और AOC 4 की आप नॉन कंप्लाइंस करते हैं, कंपनीज करती है, 10,000 रुपये तो लगना ही है, कंटिन्यूस ऑफेंस है तो, और 100 पर डे अप टू ₹2 लाख, ठीक है। LLP के लिए 100 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगेगा उनको, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स की। अब आपको हो गया यार ये कंपनी के ऊपर लगनी चाहिए, डायरेक्टर के ऊपर क्यों लगा रहे हो, आपने एक BR पास कर दिया, उसमें लिख दिया कि हम इस डायरेक्टर को ऑथोराइज कर रहे हैं कि ये AOC 4 भी फाइल करा देगा MGT 7, उसने किया नहीं, तो ऑथोरिटी किसकी थी इसमें, डायरेक्टर की थी, तो डायरेक्टर के ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। और इस पर मैक्सिमम कितनी लगेगी, 100 पर डे अप टू ₹50,000। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सेम वही बात है जो आपकी डायरेक्टर से रिलेटेड है ना, वही, लेकिन LLP के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। चलो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है आपको। मुझे पता है मैं आपको इसमें कम्प्लीटली नहीं बता पाया एक्चुअल में जितना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, फॉर्म के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा फॉर्म फाइल तक करके दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फाइल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।